विधायक जी, आपके सामने गठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। गठबंधन तमाम दावे ठोक रहा है, ये वादे कर रहा है कि तमाम तरह के। इस बार आपको क्या लगता है कि गठबंधन के आने से हवा बदल सकती है? इसमें दो चीज़ें आपने नोट की होगी। पहली बात तो अकेला कोई भी दल अपने आप में यहाँ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। जब उनका अपना दल है, उनके पास जनाधार नहीं है, तभी गठबंधन की स्थिति आई। वो गुंडों की पार्टी है, इसलिए मेरे उनके विचार मतभेद रहे हैं और मैंने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूं फिजा काज़मी और आज हम मौजूद हैं फसल क्रांति की चुनावी यात्रा लगातार उत्तर प्रदेश के हर ज़िले को कवर करती हुई आगे पहुंचने की तैयारी कर रही है और चुनावी माहौल क्या है वो आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। आज हम छपरौली विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये सीट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी के विधायक भी हैं, सहींद्र सिंह। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्या रणनीतियां इस बार चुनावी मैदान में आपकी होने वाली हैं? बीजेपी ने आप पर एक बार फिर उम्मीद जताई है, जनता का भरोसा भी है, साथ में क्षेत्र की जिम्मेदारियां भी हैं, तो आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति पिछले 5 सालों में जनता के बीच में रह के, जनता के दुख सुख में रह करके इस क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास कराया है। पिछले 70 सालों में छपरौली विधानसभा क्षेत्र में कभी इतना विकास नहीं हुआ। पहली बार इन 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए का विकास हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों की आवश्यकता थी। रमला चीनी मिल का दोहरीकरण है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल है, चौगामा क्षेत्र में 100 करोड़ का बिजली घर है। ऐसी जनता की आवश्यकता के अनुसार इस क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास करा है। उसको लेकर क्षेत्र में उत्साह है और जनता का साथ और आशीर्वाद मेरे साथ है। विधायक जी, आपके सामने गठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। गठबंधन तमाम दावे ठोक रहा है, ये वादे कर रहा है कि तमाम तरह के। इस बार आपको क्या लगता है कि गठबंधन के आने से हवा बदल सकती है? इसमें दो चीज़ें आपने नोट की होगी। पहली बात तो अकेला कोई भी दल अपने आप में यहाँ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, उनको गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन कमज़ोर, जब उनका अपना दल है, उनके पास जनाधार नहीं है, तभी गठबंधन की स्थिति आई। दूसरी बात, उन्होंने टिकटार्थी घोषित किया और उसके 48 घंटे के बाद में उसको बदलना पड़ा। अगर उनको अपने आप पे विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार का, जनता के आशीर्वाद से उनको इतना भय है, तभी उन्होंने अपना टिकटार्थी बदला। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता का जनाधार मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छपरौली विधानसभा जीतेगी। सर, आरएलडी वही पार्टी है जिसको छोड़कर आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। क्या मुद्दे रहे, क्या खामियां रही पार्टी की और क्या नींव थी जिसके बल पर आप बीजेपी में आए हैं? वैचारिक मतभेद थे, क्योंकि 2013 में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और राष्ट्रीय लोकदल उस समय एकदम से चुप रहा और एक वर्ग के बच्चों को ज़बरदस्ती जेल भेजा गया। उनके परिवार की कहीं पुलिस में, प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हुई गई। ऐसे वैचारिक मतभेद, और फिर अगर अपने अगले चुनाव के लिए 2019 के चुनाव की तैयारी करते हुए उन्होंने उसी दल के साथ में गठबंधन करना उचित समझा, जिसके मैं बिल्कुल उस दिन भी विरोध में था, आज भी मैं विरोध में हूँ। समाजवादी पार्टी जो है वो परिवारवाद की पार्टी है, वो गुंडा राज है, उनकी सरकार में गुंडा राज रहा, वो गुंडों की पार्टी है। इसलिए मेरे उनके विचार मतभेद रहे हैं और मैंने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ दिया था। किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ रहा। पिछले 1 साल किसानों ने विरोध जताया, सड़कों पर किसान रहे, तो क्या आपको लगता है कि इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? किसानों का जो मुद्दा था वो किसानों का मुद्दा हरियाणा और पंजाब के किसानों का था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जनपद बागपत की बात करें, जनपद बागपत एक गन्ना बाउल क्षेत्र है। गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से यहाँ पे तय है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जनपद बागपत में 3 चीनी मिलें हैं, तीनों चीनी मिलों की किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ में उनके हो जाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है
उससे ज़्यादा पहले ही गन्ने की मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा बोनस दे करके उससे ज़्यादा मिल लिया, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का ना कोई मुद्दा नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, इनके अपने मुद्दे हैं। गन्ने का भुगतान समय पर होना चाहिए, गन्ने का रेट अच्छा मिलना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है, उसको कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस बार एक बार फिर अगर आप जीतते हैं तो गन्ना किसानों की समस्याएं तो सर हैं अभी भी बरकरार, उन समस्याओं का आप निपटारा कैसे करेंगे? निश्चित रूप से मैं भी समझता हूँ कि कुछ प्राइवेट मिल हैं जिनको लेकर के यहाँ पर कुछ परेशानी है। ये परेशानी पिछले 20 सालों से चली आ रही है। जो बैकलॉग चला आ रहा है, उस बैकलॉग को कवर करने के लिए हमारे पूरे प्रयास रहे हैं। कोरोना महामारी अगर ना होती तो इस वर्ष हमारा वो था कि हम ये पेमेंट को बिल्कुल समय के अनुसार उस पेमेंट को करेंगे और किसी तरह की कोई किसान को परेशानी नहीं होने देंगे। शिक्षा, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जनता के लिए होते हैं। इनमें आने वाले समय में बीजेपी की सरकार आती है या फिर छपरोली में ही आप विधानसभा दोबारा जीत जाते हैं, तो आप किस रोड मैप के तहत सरकार को चलाने वाले हैं? इस बात का मुझे भी बेहद दुख है कि पिछले 70 सालों में जनपद बागपत को शिक्षा के मामले में और युवाओं के हितों के मामले में हमेशा नज़रअंदाज किया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरठ में 700 करोड़ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और उनको स्पोर्ट्स कोटे में भी उनको अच्छे रोज़गार मिलेंगे। ऐसा ये योगी जी ने किया। उसके बाद हमारे जनपद बागपत में बड़ौत में एक बहुत पुराना, आज से 100 साल पुराना कॉलेज है, जाट कॉलेज, उसको हमारा यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोग्राम है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, जिसको राजकीय डिग्री कॉलेज करवाने के लिए मेरी प्रस्ताव मैंने भेजा हुआ है। बहुत जल्दी ही नई सरकार बनते हुए उसको डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से इस सेशन में चालू हो जाएगा, जो अभी इन्हीं 5 सालों में उसका निर्माण हुआ। आने वाले टाइम में काफ़ी रणनीतियाँ बीजेपी की हैं और बीजेपी तमाम तरह के वादे भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी तमाम तरह के मुफ्त वादे जनता से कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह से मुफ्त वादे करना जनता को लुभावने वादे करने की ओर आकर्षित होते हैं? अखिलेश यादव के जो भी वादे होते हैं वो सिर्फ सफाई तक के होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 तक जनपद बागपत में उनका कोई धर्मशाला बनवाने तक का भी, कहीं एक प्राइमरी स्कूल बनवाने तक का भी कोई योगदान नहीं है। आज अखिलेश यादव आपने ये बताया कि जनपद बागपत में कोई उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाया हो, कहीं किसी तरह की कोई धर्मशाला बनवाई हो, गौशाला बनवाई हो। उन्होंने जो भी बनवाया सफाई में बनवाया, उन्होंने जो भी बनवाए शमशान बनवाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट स्पेशली उनसे बेहद नाराज़ है, युवा इस बात के लिए नाराज़ है। 2013 के दंगों के बाद में जिस तरह से युवा मुरादाबाद में टेस्ट देने के लिए गए थे और टेस्ट देते बच्चों को उठा करके जेल में डाल दिया गया था, तो उस चीज़ को भूल नहीं सकते। अखिलेश यादव बातें करते हैं। अखिलेश यादव ने अपने हितों के लिए अपने पिता को धोखा दिया, अपने हितों के लिए अपने चाचा को धोखा दिया, अपने हितों के लिए अपनी भाभी को धोखा दिया। अखिलेश यादव की करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विधायक जी, खाली पदों पर भर्तियां सबसे अहम मुद्दा है। रोजगार घटता जा रहा है, खाली पद खाली पड़े हैं, घोटाले लगातार हो रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो अगर सरकार बनती है तो खाली पदों पर जो भर्तियां होनी है उसमें कितनी जल्दी इजाफा होगा कि जल्द से जल्द भर्तियां की जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर की पुलिस की भर्ती थी वो अखिलेश यादव के टाइम में हुई थी और वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसको अभी योगी जी ने उसको क्लियरेंस दी है, आपको शायद जानकारी होगी इस बात की। शिक्षकों की जो 59,000 की भर्ती थी वो योगी जी की सरकार में हुई है और इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि भी प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना है। बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। कोरोना काल है, कोरोना के केसेस को देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया है कि डोर टू डोर ऐसे कैंपेन चलाया जाएगा। तो आपकी क्या रणनीति है? डिजिटल माध्यम से कैसे आप जनता के बीच पहुंचेंगे? क्योंकि कई जगह ऐसी भी हैं गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो जनता के बीच आप पहुंचने की आपकी तैयारी कैसी है? प्रोटोकॉल को नज़र में रखते हुए, चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए, उनकी गाइडलाइन के अनुसार
मैं 5-7 लोगों को साथ में लेकर के डोर टू डोर जाने का प्रयास करता हूँ। हमारे पास में डिजिटल नेटवर्क है का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। हमारे पास में टीम है, एक युवाओं की टीम हमारे पास में है। हम हर घर तक, हर व्यक्ति तक जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कम से कम मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि छपरौली विधानसभा क्षेत्र में कहीं नेटवर्क की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ नेटवर्क ना हो और वहाँ तक हम ना पहुँच पाए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि किसानों का मुद्दा काफ़ी गरमाया रहता है। आपकी सरकार में आने वाले टाइम में किसानों के लिए क्या रणनीतियाँ होंगी? आप एक बार क्लियर अच्छे तरीके से हमसे समझाने की, जनता को समझाने की कोशिश करें कि भाई ये समस्या हैं और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम और अच्छे तरीके से किसानों की इन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। आपने अभी सुना भी होगा, आज से करीब 1 महीना पहले किसानों के जितने भी ट्यूबवेल हैं जो खेतों में सिंचाई करने के काम आते हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके 50% बिल माफ़ कर दिए गए हैं। आपने सुना होगा। उसको लेकर के समय पर किसानों को खाद मिले, डीजल में सब्सिडी मिले। जितने कृषि यंत्र में योगी सरकार ने 70% तक की सब्सिडी दे करके किसानों को कृषि यंत्र दिए गए हैं। शायद आपके ना ये संज्ञान में भी होगा। अगर आपको कुछ उसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। किसानों को 70% सब्सिडी दे करके ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो भी थे वो सब उनको सप्लाई किए गए हैं। किसानों की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी का पहला ही प्राथमिकता है कि किसानों की खुशहाली के लिए हम जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से हम उसको करेंगे, उस पर वर्किंग करेंगे। फसल क्रांति के माध्यम से यहाँ की छपरौली की जनता को आप क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं? जनता आप पर एक बार फिर भरोसा करे, विश्वास करे और भारतीय जनता पार्टी का एक बार जीत का परचम फिर लहराए। छपरौली की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गुंडा राज मुक्त सरकार उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और सहयोग दें और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन सरकार देंगे जो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगी, गुंडा राज मुक्त होगी। किसी तरह के 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए। अदरवाइज़ उत्तर प्रदेश हमेशा ही दंगों के नाम से जाना जाता था। आगे भी इससे बेहतर सुशासन देने का हमारा प्रयास रहेगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक सहेंद्र सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि क्या रणनीतियां बीजेपी की होंगी, छपरौली की जनता के लिए क्या संदेश है और आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को वो किस तरीके से मात देने के लिए तैयार है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा ये सफ़र आगे ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।